हम हीगेलियन डायलेक्ट को इस पे हमने 2 रूम्स किए हैं और आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने हिस्ट्री में इस डायलेक्ट का एडवांस तो देखा कि कैसे आगे बढ़ता है हिस्ट्री में। मैंने आपसे कल कहा था या तो आज हम अगले फिलोसोफर से शुरू करेंगे या अगर मुझे लगा देयर इज समथिंग इन द टेक्स्ट वर्थ शेयरिंग तो वी विल डू दैट। आई वाज रीडिंग इट तो आई फाउंड कि नो वी कैन रीड इट टुगेदर, तो लेट्स डू दैट। हमारा पर्पस इस पूरा जो हमने फिलॉसफी का डे वन से स्टार्ट किया इंक्लूडिंग इंडियन फिलॉसफी, लाइक आई सेड देन कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे चीज़ों के। वी आर हैविंग एन एक्सपोजिटरी व्यू, ए बेयर आउटलाइन ऑफ द सिस्टम। वैसे ही हमें डायलेक्टिक एडवांस का भी बेयर आउटलाइन दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो ट्राइड्स हैं हीगल उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी किताबों में, वो बोलते हैं कि कैसे कोई चीज़ आई। हम बस देखते हैं कि उनके कंक्लूजन्स क्या हैं, वो फाइनली क्या कह रहे हैं। तो अब हम, इससे पहले हमने हिस्ट्री की बात की, आज हम थोड़ा सोशल एथिक्स के बारे में बात करते हैं। वी प्रोसीड फर्दर टू सोशल एथिक्स, जहाँ पे ये राइज है वर्ल्ड स्प्रिट का, ये जिसमें हमने बोला कि वर्ल्ड स्प्रिट इट मूव्स टुवर्ड्स सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम, ये सबसे ज़्यादा हमारे ऑथर के हिसाब से सोशल एथिक्स में दिखता है दिस प्रोग्रेस। यहाँ पे भी एक ट्रायड है, मैं फिर से वो दोहराऊंगा कि ये ट्रायड कैसे इन्होंने निकाला इसको समझना इट्स नॉट वेरी इजी when we are looking at it superficially. Some of you might get it, some of you may not, but for now you know how he gets his triads. The first thesis उससे उसकी एंटीथीसिस डेवलप होती है, दोनों को मिलके तीसरी बात निकलती है। तो पहली बात है देयर इज ए सब्जेक्टिव स्पिरिट इन इटसेल्फ। दूसरा, other persons are also recognized as external and independent of the subjective spirit. And finally, the subject rises to universal self consciousness in which other persons are recognized both distinct from and one with itself. पहले सिर्फ आप हैं, फिर आपको ये भी पता चलता है और लोग भी हैं, फिर हाईएस्ट लेवल पे आपको पता चलता है कि वो और मैं एक ही हैं और अलग अलग भी हैं, ये कहा जा रहा है। हमने इससे पहले भी बात की है कि ये जो ये सब्जेक्टिव स्पिरिट है ये अपनी ककून लाइक एग्जिस्टेंस में नहीं जी सकता, इसको आज़ादी चाहिए, इसको सेल्फ नॉलेज चाहिए। इट हैज़ टू इशू आउट फ्रॉम इट्स इनवर्डनेस, इट हैज़ टू मूव इनटू एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये जो इंस्टीट्यूशन होता है इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट लॉ। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरी कंटेक्स्ट में हम जिसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इट यूजुअली इज़ ए बिल्डिंग जहाँ पे कोई संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। इंस्टीट्यूशन इतना ही नहीं होता, जैसे मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, फ्रेंडशिप इज एन इंस्टीट्यूशन, corruption is an institution, and therefore you can understand now institution includes law, society, state, customs, manners, morality, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है। तो अब आपको पता चल गया कि द इंस्टीट्यूशन स्पोकन ऑफ राइट नाउ इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स। जब ये स्पिरिट बाहर की दुनिया को देखता है ये वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करता है। देयरफॉर द इंस्टीट्यूशन इज द स्पिरिट एक्सटर्नलाइज्ड एंड सॉलिडिफाइड। तो हम इसको नाम देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी द ऑब्जेक्टिव स्पिरिट। बाहर का जो स्पिरिट है वो ऑब्जेक्टिव स्पिरिट है, अंदर का जो स्पिरिट है वो सब्जेक्टिव स्पिरिट है। वंस अगेन आई विल रिपीट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्लीज गो थ्रू इट। बहुत ज़रूरी है यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। इफ यू लीव इन द मिडल you'll never be able to understand it, but if you stay I'm sure you would be knowing more in the end than you were in the beginning, and next time when you read it you would understand more. ये नेसेसरी प्रोसेस है इसका, देयर इज नो अवॉइडेंस। तो इंस्टीट्यूशन क्या है? इट इज स्पिरिट एक्सटर्नलाइज्ड सॉलिडिफाइड, हम इसको ऑब्जेक्टिव स्पिरिट कहेंगे।
तो इस वजह से ये जो ये सोसाइटी है, ये जो स्टेट है, ये जो कम्यून है, ग्रुप है, इट इज़ नॉट समथिंग एलियन टू मैन। ये हम ही हैं। दीज आर स्पिरिचुअल, दीज आर एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉज जो हमने खुद से बाहर प्रोजेक्ट किए हैं। ये हमारी ही हस्ती है बाहर। हमने ऑलरेडी बात की है इससे पहले कि ये जो स्पिरिट है, इट इज़ फ्री, इट इज़ गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल लॉज। तो बाहर का इंस्टीट्यूशन जब तक यूनिवर्सल लॉ से गवर्न हो, तब तक दे एसेंस ऑफ दिस सेल्फ इज फुलफिल्ड। स्पिरिट की जो एसेंस है वो फुलफिल होगी। अब आपको यहाँ पे फिर से एक बनक दिखेगी, हल्की सी झलक कार्ल मार्क्स की दिखेगी। सुनिए आगे। इफ द इंस्टीट्यूशन enacts laws in the interest of a particular class or a particular private individual, then the spirit remains in bondage and is unfree. ये स्पिरिट नहीं मानेगा। अगर आपने पर्टिकुलर क्लास को फेवर किया, अगर सोसाइटी में क्लीवेज है, तो वर्क नहीं करेगा। तो वहाँ पे एंटीथीसिस निकलेगी, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगी और आज़ादी की तरफ चलेगी फाइनली, जहाँ पे कोई क्लीवेज ना हो सोसाइटी में। सो एज ओनली द यूनिवर्सल इज रियल, तो हीगल के लिए एनी सोसाइटी एंड स्टेट वर्किंग फॉर ए पर्टिकुलर क्लास एंड इंडिविजुअल्स विल बी सुपरसीडेड बाय द स्टेट विच एम्बॉडीज यूनिवर्सल नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट। सब के लिए सेम कानून। इसलिए हीगल के लिए नथिंग हैज कम आउट इन सोशल एवोल्यूशन विच इज नॉट नेसेसरीली ए डायलेक्टिक एडवांस ऑफ वर्ल्ड स्प्रिट। आप इसको देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने यही बात फिर आगे कही, लेकिन उसने इसमें मटेरियल डाल दिया। जो ये एक्यूज करते हैं हीगल कांट को, अभी आप आगे देखेंगे कि कांट भी फाइनली फॉर्मल है, विदाउट कंटेंट है। मैं उसमें कंटेंट्स अप्लाई कर रहा हूँ। कार्ल मार्क्स कहते हैं आप भी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, मैं कंटेंट्स अप्लाई करता हूँ। सो here also again there is an advance from abstract rights to concrete rights of a person in a state. यहाँ पे भी एक डायलेक्टिक ट्रायड है। यहाँ का ट्रायड क्या है? फैमिली, फिर सिविल सोसाइटी, और दोनों की सिंथेसिस से स्टेट। फैमिली में से ही सिविल सोसाइटी निकलती है, दोनों का मर्जर होता है, सिंथेसिस में स्टेट निकलती है। हीगल के लिए सिर्फ एक फर्द सबसे इंपॉर्टेंट है, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम। और एक इंसान क्या है? सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल, जिसके पास आज़ादी है, जिसके पास राइट्स है और मटेरियल थिंग्स, जिसके पास प्रॉपर्टी है। ए स्लेव, अ टेबल और अ पर्सन, ये सारी चीज़ें, these do not have any rights, तो they are not self-conscious individuals. A person not only owns a property but he rises to self-consciousness by effectively appropriating it. अब देखिए क्या होगा आगे, डायलेक्टिक जब एडवांस करेगा, स्पिरिट जब आगे एडवांस करेगा। A person can enjoy his property as long as other persons allow him to. कहने का मतलब जब तक बाकी लोग आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, तब तक तो आप कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय। हाउएवर, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रॉन्गफुली आपकी प्रॉपर्टी पे पोजीशन दिखाए, या किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जैसे आपका फ्रीडम टू मूव, दैट्स आल्सो प्रॉपर्टी। अ बर्गलर विल कम एंड किडनैप यू, वो हो गया आपके फ्रीडम को कर्टेल करना। वैसे ही आपकी जायदाद है, एस्टेट है 100 कनाल की, 20 कनाल किसी ने हड़प लिए, सो ही इज़ नॉट गिविंग अलाउिंग यू एंजॉइंग योर प्रॉपर्टी। तो कभी कभार ऐसे हो सकता है। ये स्टेट है व्हाट यू कॉल ए क्राइम, ए वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ विल्स, उसका वायलेशन हुआ है। ये क्राइम हुआ, दिस इज एन इंसिडेंस ऑफ रॉन्ग, and this brings into focus the opposition of particular and universal will. अब इसकी एंटीथेसिस डेवलप हो गई, दैट इज अ रॉन्ग। और रॉन्ग किसके खिलाफ खड़ा हो गया? प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस, द यूनिवर्सल विल। सो पर्टिकुलर विल एक फर्द की खिलाफ खड़ी हो गई, किसके? पर्टिकुलर ग्रुप की। प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस, द यूनिवर्सल विल, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अब ये ऑपोजिशन रिजॉल्व कैसे होगा?
when the wrong is punished, or particular will is harmonized with the universal will. In other words, wrong negate करता है right को, punishment negate करता है wrong को, और negation of right is itself negated. This leads to synthesis of the particular and the universal will. ये सिंथेसिस जो अब हुई, ये हार्मनी जो अब पर्टिकुलर और यूनिवर्सल की हुई, ये अभी भी एब्स्ट्रैक्ट है. यहाँ का ट्रायड हो गया मुकम्मल. अब जो बना उसका दूसरे साइड से अब दूसरा आएगा और दोनों मर्ज होकर तीसरे बनेंगे. देखिए कैसे आगे चलता जाएगा. ये जो सिंथेसिस है, ये जो हार्मनी है पर्टिकुलर और यूनिवर्सल की, ये अभी भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ही है. दिस इज स्टिल एट द एब्स्ट्रैक्ट राइट. ये अब नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा. अब ये इंटीरियर हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा, और ये हायर फेज है जिसको हम मोरालिटी कहते हैं. अब आप इसको हिस्ट्री में देखें. हीगल के हिसाब से पहले मोरालिटी नहीं थी, पहले वैसे था. प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप हुई तब मोरालिटी नहीं थी. आज से हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, हीगल अर्ली मैन की बात कर रहे हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ये सब कंसेप्ट भी नहीं थे. टोटल एनिमल स्प्रेड था. फिर धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी. अब इस चीज़ की ज़रूरत होगी. अब क्राइम बना, अब उस पर क्राइम को पनिश करने की ज़रूरत हुई. अब ये सिंथेसिस होगी, लेकिन अभी भी एब्स्ट्रैक्ट ही है. वर्ल्ड स्प्रिट अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. और अब ये कहाँ पहुँचेगा? अब ये इन्हीं चीज़ों को इंटरनलाइज करेगा. अब आगे हम एट द फेज ऑफ मोरालिटी. अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट राइट थी, जो अभी तक सिर्फ लॉज थी, कन्वेंशंस थी, पनिशमेंट्स थी, ये एक्सटर्नल थी इंसान के. अब क्या होगा? अब ये इनवर्डाइज होगा. अब ये सब्जेक्ट के अंदर दाखिल होगा. दिस इज व्हाट इज मोरालिटी. और मोरालिटी में व्हाट डू वी सी? अनदर कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी. The law to be obeyed has to be felt as the law of one's conscience now. अब ये बाहर से नहीं आएगा, अब आपके अंदर से ही स्प्रिट बताएगा कि देखो भाई ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है. ये कोई नई बात नहीं है, ये कांट का डॉक्टर ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ही है. एक मॉरल मैन वो महसूस करता है ही इज ऑब्लाइज्ड टू ओबे ओनली दोज लॉज विच इशू फ्रॉम हिज रैशनल सेल्फ. तो हीगल अपने खुद के वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करते हैं, एंड आई कोट, conscience expresses the absolute right of subjective self consciousness to know in itself and through itself what is right and duty, and to recognize nothing as good other than what it knows to be good, at the same time asserting that what it knows and wills as good is in truth right and duty. कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो आगे बढ़ते हैं. लेकिन अब ये क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कांट ने जब यही बात बोली तो कांट ने सिर्फ ढांचा खड़ा किया. जैसे कांट ने बोला था ना, कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी. यही कह रहे हैं अब हीरो कि कांट ने जब ये बात कही कि ड्यूटी है आपकी, तो उन्होंने सिर्फ एक ढांचा खड़ा किया. ड्यूटी अब बोलेगा कौन कि क्या है? कांट कहते हैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करो, दैट इज बीइंग मॉरल. हीगल कहते हैं केडी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी ये भी तो बताओ. So Hegel is not subscribing to what is Kant's formalism. He wants to make it material. Tell me something concrete. तो हीगल के लिए कांट का जो डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूटी है, विच इज फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी इटसेल्फ, ये एम्प्टी है, ये फॉर्मल है. हीगल कहते हैं नहीं उस्ताद, ड्यूटी कम्स फ्रॉम सोसाइटी. अगर सोसाइटी नहीं है तो ड्यूटी नहीं है. टू नो व्हाट इज वंस ड्यूटी is he has to find it in an organized society. So concept of duty only emerges as a part of society. ये जो हिगेलियन डॉक्ट्रिन है, इसको बड़ी वजाहत से ब्रेडली ने फिर अपना, इनका एक ऐसे है, उसका नाम है माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज. मेरा रुतबा क्या है, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, द प्रॉपर वर्ड फॉर इट, स्टेशन.
मुजना ने कल वो हमारे चैट में इस्तेमाल किया था वो वर्ड, एक मिनट बताता हूँ मैं। मकाम, अपना मकाम और अ, उसकी उसकी उस मकाम की जो ड्यूटीज है। इनके यहाँ ये नई बात है, ब्रैडली को एक्सप्लेन करनी पड़ी, और हमारे यहाँ ये नई बात नहीं है, हमारे यहाँ ये 1400 साल से योर स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। खैर, तो हीगल के लिए the inwardness of moral law has to be taken up and unified at the higher moment of ethical life. एब्स्ट्रैक्ट राइट जो है ये एक्सटर्नल है, मोरालिटी इंटरनल है, ये इनवर्ड है, और इन दोनों की अब सिंथेसिस होगी। इनकी सिंथेसिस किस में होती है? इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट इज द यूनिवर्सल विल इन द कंक्रीट। इन अदर वर्ड्स, इंडिविजुअल इज इम्प्लिसिटली यूनिवर्सल विल, स्टेट में ये इम्प्लिसिट यूनिवर्सल विल एक्चुअलाइज हो जाती है। द स्टेट इज द इंडिविजुअल फुली एक्चुअलाइज्ड एंड मेड आर्टिकुलेट। तो स्टेट क्या है? ये इंडिविजुअल का ज़हूर है। स्टेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। हीगल के लिए स्टेट कोई नई बाहर की अथॉरिटी नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग ओवर एंड अबाउट द इंडिविजुअल। ये कोई बाहर से थोपता नहीं है आपके ऊपर। स्टेट स्टेट आप ही हैं, ये आपका सेल्फ है जिसका ज़हूर है सामने। स्टेट कानून बनाता है। ये कानून है क्या? ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल का बनाया हुआ कानून है, ये आपने खुद को दिया हुआ कानून है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व। ये आप खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिट बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को। और जब आप इन लॉज को ओबे करते हैं, द इंडिविजुअल इज ओबेइंग लॉज विच ही हिमसेल्फ हैज प्रोजेक्टेड इनटू द स्टेट। तो जब आप सोशल एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो आपका जो एक्ट होता है ये कोई और नहीं डिटरमिन कर रहा। इट इज़ नॉट समथिंग एलियन टू यू, it is determined by your own laws. So it is self determination, and self determination is true freedom, freedom in the highest sense. तो ये जो स्टेट है ये चांस प्रोडक्ट नहीं है जो हो गया बस हिस्ट्री में। ये एक नेसेसरी आउटकम है डायलेक्टिक एडवांस ऑफ वर्ल्ड स्प्रेड का। ये होना ही था ऐसे। कैसे? फैमिली, उससे निकले सिविल सोसाइटी, दोनों का सिंथेसिस स्टेट। ये जो ये फैमिली होती है, इसको बांधने का जो the glue that holds it together is the feeling of belongingness, the feeling of love, feeling of oneness. हीगल कहते हैं कि ये जो फीलिंग है, दिस इज नॉट अकली, दिस इज नॉट थॉट। तो इसका डिसोल्यूशन तो होगा ही होगा। सो इट हैज टू अंडरगो डिसोल्यूशन इन द स्टेज ऑफ सिविल सोसाइटी। अभी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ये जो फैमिली लाइफ है, इसमें यू डू नॉट अटेन इंडिपेंडेंस, लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट क्या करेगा? उसको आज़ादी चाहिए ताकि वो खुद को फुल फ्लेजेड सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाए, वो पूरी तरह से देख पाए कि वो है क्या। सो इन द स्टेट ऑफ फैमिली लाइफ यू डू नॉट अटेन इंडिपेंडेंस। हाउएवर, when you have been educated enough, when you come of age, then the family life dissolves and you separate into independent individuals। हम उसको आगे बढ़ाएं, जब पूरा सोसाइटी बहुत आगे बढ़ गया हो एजुकेशन में, तो फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअलिज्म आ जाएगा सोसाइटी में। अब हर एक इंडिविजुअल खुद पे देखेगा, खुद को एज एन एंड देखेगा, एंड ही वुड ट्रीट अदर्स एज ए मीन्स फॉर हिज एंड। अब क्या होगा? सभी लेकिन ऐसे ही देखेंगे। आप अकेले नहीं है ना जो खुद को एंड देख रहे हैं और बाकी को मीन्स देख रहे हैं। ऑल इंडिविजुअल्स विल स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। तो इससे, इस टेंशन से नेसेसरीली एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप फिर से खड़ी होगी इंडिविजुअल्स की। ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स
for the satisfaction of their particular needs. This gives rise to something we call as civil society. सिविल सोसाइटी अब बन गई, तो विद इन फैमिली उसी से निकला सिविल सोसाइटी। अब ये दोनों मिलके इनका सिंथेसिस होगा और स्टेट बनेगी। सिविल सोसाइटी कैसे काम करती है? इकोनॉमिक क्लासेस, कॉरपोरेशंस, दिस गिव्स राइज टू डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ कैपिटल, दिस गिव्स राइज टू क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, जुडिशरी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें बनेंगी क्योंकि सिविल सोसाइटी में इंडिविजुअल को इन चीज़ों की ज़रूरत है। इंडिविजुअल को अपना फ्रीडम प्रोटेक्ट करना है, उसको पुलिस भी चाहिए। अब हर एक बंदा पुलिस भी नहीं बन सकता, डॉक्टर भी नहीं बन सकता, तो सिविल सोसाइटी फॉर्म हुई जहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट रोल्स अदा करेंगे सो दैट दिस इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड, हिज फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जब बन गई, सिविल सोसाइटी कैन रेस्ट ऑन द स्टेट, फॉर विदाउट इट देयर कैन बी नो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स। नेसेसरी प्रोडक्ट क्या बना सिविल सोसाइटी का? स्टेट। तो फैमिली क्या थी? इट वॉज अ स्टेज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी ऑफ मेंबर्स। सिविल सोसाइटी क्या रिप्रेजेंट करती है? द पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु इशू फोर्थ फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ देयर फैमिली मेंबरशिप। स्टेट क्या है? फाइनली इट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सल वेल्थ। ये अपने अंदर एक इंडिविजुअल की एसेंस को जिंदा रखती है। तो स्टेट एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, existing in and through its particulars, subserving the universal end of the world spirit. अब स्टेट अगर हाईएस्ट एंड है जिसमें ट्रू यूनिवर्सैलिटी एक इंडिविजुअल की अपनी फुलफिलमेंट हासिल करती है, तो इट में डिमांड इवन द सैक्रिफाइस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सैक्रिफाइस भी ये शायद हासिल करे, चाहे इट नीड्स। तो मुझे पूछ लो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो स्टेट रिक्वायर्स sacrifice of individuals for furthering its higher end. तो इस वजह से हीगल स्टेट को एक्चुअल गॉड भी कंसिडर करते। ही यूजेस द वर्ड दिस एक्चुअल गॉड फॉर स्टेट। यहाँ पे एक लगे हाथ वाला पॉइंट ये है कि क्या हीगल ने हमको स्टेट डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियनिज्म सिखाई अभी अभी? हमने इससे पहले भी बात की कि हेगेलियन थॉट में जर्मन स्टेट, प्रशियन स्टेट टू बी प्रिसाइज, वही हाईएस्ट कल्मिनेशन थी वर्ल्ड स्प्रिट की। हम इनके टेक्स्ट में बहुत ही देखेंगे कि ही इक्वलाइजेस वॉर, ये सारी चीज़ें सम अप करके, और फिर इसके कुछ ही टाइम बाद हमारे पास नाजिज्म आया, हमारे पास फ्रेडरिक नीचे ने उसमें 4 चम्मच और मिलाए सुपरमैन के, और हमारे पास हिटलर आ गए। ये सारी चीज़ें सम अप करके क्या हीगल एंडेड अप इन गिविंग अस अ वेरी टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल रिजीम का पूरा ग्राउंड लेवल का, क्या कहते हैं उसको, मटेरियल पूरा उन्होंने सप्लाई किया। क्या दो ओपिनियंस हैं इसके बारे में, एंड दे आर टोटल ऑपोजिट्स। एक ओपिनियन है कि ना, ऐसा नहीं है। हीगल नेवर विजुअलाइज्ड कि प्रशिया की जो मिलिटरिज्म है वो ये बनेगी कि वो सप्रेस करेगी इंडिविजुअल लिबर्टी को। इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी हेगेलियन थॉट में। तो ऑब्वियसली अगर हीगल से हम फतवा मांगते कि ऐसा एक बंदा है हिटलर नाम का, वो ये काम कर रहा है, तो ही वुड से कि नो, दिस इज नॉट राइट। मेक सेंस टू से दैट नाजी हुकूमत को हीगल एक सही स्टेट नहीं मानते। इस बात में भी हक है, देयर इज ट्रूथ इन दैट थिंग। हिटलर एक बहुत ही प्राइवेट और मैग्लोमैनियक इंटरेस्ट वाले इंसान थे। ये दोनों भी बातें जो हैं ये भी हेगेलियन थॉट के
खिलाफ है। लेकिन इसके टोटल ऑपोजिट हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इन जो भी फिर आगे है उसके रूट्स हीगल में ही है। इसको डिनाई करना भी वुड बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हीगल जिस स्टेट की बात करते हैं, इट इज़ लाइक एन आइडियल रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। लेकिन हमको पता है जो आइडियल रिपब्लिक प्लेटो का है वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो खड़ा है लाशों पे, वो खड़ा है बच्चों को अपनी माओ से अलग करने पे, वो खड़ा है प्रोपेगेंडा पे। वो सारे जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स एक टोटलिटेरियन रिजीम के हैं वो इसके अंदर भी है। तो अब आपको कौन सा साइड लेना है वो मैं कहूँगा अपनी जजमेंट रिजर्व करें, जब तक हीगल को अच्छे से ना समझे तब तक ये। लेकिन इस पे भी कहा जाता है कि हिटलर से अच्छा कौन समझता है हीगल को, आप समझेंगे। तो देयर आर टू साइड्स टू इट। विच साइड डू आई पर्सनली टेक? आई टेक द साइड ऑफ the ones who accuse Hitler of being Hegelian. I think कि ये जितना फ़लसफ़ा है it necessarily ends there, कि इसका कंक्लूजन यही था। जैसे हेगल कहते हैं कि प्लेटो चाहते भी अगर प्लेटो चाहते भी तो भी वो रिकंसाइल नहीं कर सकते थे हायर कैटेगरीज से लोअर कैटेगरीज को डिराइव करना। ही कुड नेवर हैव डन इट इवन इफ ही वुड हैव ट्राइड, दो कि प्लेटो डिड नॉट ट्राई। हमने ये वहाँ देखा। वैसे ही कि अगर हीगल के सामने हम फतवा लेने जाते, दो ही इज नॉट सेइंग द थिंग्स व्हिच हिटलर डिड, बट इफ हिटलर वुड आर्ग्यू विद हिम, he would have no answer to it, because Hitler would prove to him that what I am doing is exactly the progression of world split. यही होना है। As such, it's a self-realized consciousness of cultural complex of art, religion, morality, technology of committed people for giving free expression to their deepest value. The state should not be interpreted just as bureaucratic political organization headed by a despotic individual. ये नहीं है हीगल का स्टेट। तो हमारे जो ऑथर है ये हमारे जो मैं पर्सनली समझता हूँ उसके ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। ही थिंक्स कि हीगल ने ये सब चीज़ नहीं की। फिर क्या है? फिर ये आगे कहते हैं कि एक्चुअलिटी में स्टेट कभी आइडियल स्टेज पे पहुंच नहीं सकती। एक्चुअलिटी में ये बहुत आगे चल सकती है। फुल लिबर्टीज ये कभी नहीं दे पाएगी, इट विल ऑलवेज कम शॉर्ट ऑफ इट। लेकिन ईच नेशनल स्टेट इज अ रैशनल स्टेज इन द मार्च ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट फॉर इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। इंडिविजुअल्स जो हैं, स्पेशली द ग्रेट हीरोज ऑफ हिस्ट्री, the Caesars, the Alexanders, the Napoleons, the Hitlers, they are instruments through which the necessary landmarks in the world history are progressively realized. Now, this is the point I was trying to make अभी 2 मिनट पहले। अब देखिए इस लिस्ट में इनको हिटलर को ऐड करना पड़ा, इवन दो ही वाज सेइंग कि हिटलर इज नॉट व्हाट वाज Hegel predicting, but then in his own description down the line he added Hitler to it कि वो भी प्रोग्रेशन ऑफ स्पिरिट ही है। Human history, with its tales of woes and empty glories, ultimately reveals the eternal and rational hidden in the depth of reality. कि हिस्ट्री रैंडम नहीं है, हिस्ट्री के अंदर पैटर्न है। और हीगल इस कंसेप्ट को विद रिगार्ड टू हिज आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वो इन वर्ड्स में इसको बयान करते हैं, एंड आई कोट, रीजन रूल्स द वर्ल्ड एंड things have happened reasonably in world history. History random नहीं है, it's there's a clear cut pattern in it. History का goal है to attain freedom which each spirit is, and this is progressively realized from ancient times to the present age. यही आज़ादी। The world spirit becomes self conscious in man। जब इंसान कॉन्शियसनेस में रेज हुआ
वर्ल्ड स्प्रिट की कॉन्शियसनेस रेज हुई, क्योंकि इंसान क्या है, वर्ल्ड स्प्रिट का हिस्सा है। The attainment of self consciousness or the awareness of the idealization of the whole historical progress is this real end of the world split. और इसमें men only serve as instruments for this real realization of the absolute end. इंसान के अपने प्राइवेट इंटरेस्ट्स हो सकते हैं, प्राइवेट एम्स हो सकते हैं, प्राइवेट पर्पसेस हो सकते हैं, but all of these individual energies are spent for the realization of the absolute end. Men are endowed with passions which goad them to do this and avoid that. All things are achieved because of the great energy of passions. Hegel लिखते हैं, we are obliged to state that nothing great happens in the world without passion. लेकिन जब फाइनल एनालिसिस में इस सारी बात को कहेंगे तो क्या हमको पता चला कि इंडिविजुअल इज मेयर पॉन, कैनन फॉडर, जो द वर्ल्ड स्प्रिट sacrifices for its own end to realize itself, to realize its own freedom. हेगल के वर्ड्स में, the infinite mass of wills, interests, and activities are the tools and means of the world spirit to accomplish its end. That those living processes of individuals and nations, by seeking and satisfying their own limited ends, serve at the same time as the means and tools of something higher, of which they know nothing. ये जो ये पैशंस है, इंटरेस्ट्स ऑफ मैन, ये सारी चीज़ें, इनको हीगल प्रॉपर टर्म जो यूज़ करते हैं, ही कॉल्स इट कनिंग ऑफ हिस्ट्री. ये जो ये इंडिविजुअल्स हैं, फर्द जो है, ये अनकॉन्शियसली वर्ल्ड स्पिरिट का ही काम करता है. 4 तरीके के इंसान हो सकते हैं. लफ्ज़ी माने नहीं समझना, ये प्रॉपर टर्म्स हैं हीगल के. सिटीज़न, पर्सन, हीरो और विक्टिम. जो आप इनका इंग्लिश डिक्शनरी में मतलब समझते हैं, ये नहीं है हीगल का मतलब इन टर्म्स से. देखते हैं इनका मतलब. क्या है 4 चीज़ें? 4 लोग, सिटीज़न, पर्सन, हीरो और विक्टिम. सिटीज़न है जो कस्टमरी मोरालिटी को फॉलो करता है. He has not yet become aware of his own genuine self. Person क्या है? Person is aware. He is aware of the ethos of the people and he can even transcend it. The person becomes conscious of his freedom. Socrates is an example of a person. He knew the thought of what was right and wrong. जो कस्टमरी मोरालिटी थी उनके वक्त में, उसको जज कर रहे थे. लेकिन हीगल जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जिसकी वो तारीफ करना चाहते हैं, दे आर द हीरोज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. हीरोज. आपको दिख रहा होगा कि फ्रेडरिक नीचा का भी थोड़ा सा रूट यहीं पे है. कौन है ये हीरोज? कहाँ से आते हैं ये हीरोज? ये हैं अलेक्जेंडर जैसे लोग, सीजर जैसे लोग, नेपोलियन जैसे लोग. दीज आर डिसाइसिव फिगर्स. No doubt they are motivated by their private interests and ambitions, but these interests unconsciously remain attuned to the end of world spread. उनको चाहे पता हो ना हो. अब आप देखेंगे कि हिटलर भी यहाँ पे हलाल कर दिए जाते उस फतवे में, अगर हीगल से लिया होता असलियत में. बोलेंगे बिल्कुल कोई बात नहीं. No doubt he is motivated by private interests and ambitions, but these interests unconsciously remain attuned to the end of world spread. थ्रू देयर अचीवमेंट, ये जो हीरोज हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे सामने एक बहुत हायर गोल सेट करते हैं. दे अचीव न्यू लैंडमार्क्स और फिर इंसान उनको एमुलेट करने की कोशिश करता है और सरपास करने की कोशिश करता है, वर्ल्ड सुप्रीम ग्रो करता है. बट वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द हीरोज ब्रिंग इनटू फोकस द प्रिवेलिंग फोर्सेस ऑफ देयर टाइम. दे इवोक पैशन इन मैन. दे अचीव only the historical task which the spirit had assigned to them. तो जब नेपोलियन को देखा राइडिंग हिज हॉर्स, तो हीगल ने क्या बोला? बहुत मशहूर स्टेटमेंट है ये हीगल का. टुडे आई सॉ द वर्ल्ड स्प्रिट राइडिंग ऑन ए हॉर्स बैक.
सेम वो कहते हैं हिटलर के बारे में भी। लेकिन नेपोलियन भी क्या है, ही इज बीइंग यूज्ड बाय द कनिंग ऑफ हिस्ट्री, ही वाज जस्ट अ टूल इन द मार्च ऑफ हिस्ट्री, इन द क्लैश ऑफ स्टील एंड दिन ऑफ बैटल, हु गोज द फोर्थ कैटेगरी, विक्टिम। इसका गोल क्या है, इसका गोल है प्राइवेट सक्सेस, हैप्पीनेस। हेगल और बाद में केरकेगार्ड, दे हैव एक्सप्रेस देयर कंटेम्प्ट ऑफ द विक्टिम, जो कोई भी रोल अदा नहीं करता हिस्ट्री की प्रोग्रेस में, लेकिन बल्क ऑफ पॉपुलेशन यही है। आफ्टर ऑल इन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हेगल के लिए द हीरो एंड द विक्टिम, फाइनली बोथ आर द विक्टिम ऑफ वर्ल्ड स्प्रेड। Victim is the victim of the hero, the age, while the hero, he is a tool for the world spread. ये हिस्ट्री का मार्च हुआ आगे बढ़ती है, ये बनाती है कंडीशंस जहाँ पे स्टेट कैन राइज। द इंडिविजुअल इज फॉर द स्टेट, बट इट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट टू मेक इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ देयर डेस्टिनी। द डेस्टिनी is what? Becoming aware of reason and eternal ends involved in the affairs of man. It is the state which has become the carrier and progressive vehicle of the world spread. अब वो स्टेट लेवल पे आ गया, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। In his gigantic sweep, Hegel observed that the state moves from the freedom of one, जो ओरिएंटल डिस्पोट था, कौन? पर्शियन किंगडम फॉर एग्जांपल, टू द फ्रीडम ऑफ सम, जो कहाँ हुआ था? ग्रीक्स के यहाँ, रोमन्स के यहाँ, जो कुछ को फ्रीडम दे रहे थे लेकिन स्लेव्स को फ्रीडम नहीं दे, टू द फ्रीडम ऑफ ऑल, जो कहाँ पे हुआ था? जर्मन स्टेट में। द वर्डिक्ट ऑफ हीगल इज नॉट ऑफ ए हिस्टोरियन दो, इट्स ऑफ ए फिलोसोफर हु इज सीज्ड विद द विजन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स। लेकिन क्या सही में इसमें कोई पैटर्न है? इज इट रियली रीजनेबल ऑल दैट इज बीइंग सेड? ये सवाल पूछते हैं हमारे ऑथर। कहते हैं कि चंगेज खान ने जो उदम मचाया, नादिर शाह ने जो उदम मचाया, क्या वो नेसेसरी था? आर टू ग्लोबल वर्ल्ड वॉर्स जस्टिफाइड? क्या वो सिंपल प्रोग्रेशन ऑफ स्प्रिट था? हैव दे पेव्ड द वे फॉर नेसेसरी अवेयरनेस एंड विजन? हिटलर और उसके गैस चैम्बर एंड हार्टलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन, हैव दे कंट्रीब्यूटेड एज अ न्यू लैंडमार्क इन हिस्ट्री? बात देखिए, यहाँ पे फिर से हिटलर को इन्होंने बोला, और वो पूरी लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो हेगल की लिस्ट में हैं सारी चीज़ें। हेगल वुड हैव सेड यस एवरीथिंग कंट्रीब्यूटेड, तो इस लिस्ट में इन्होंने हिटलर को भी ऐड किया। मोस्ट प्रोबेबली एज येट वी आर टू मच इन्वॉल्व्ड, if not in hot, at least in cold wars. And men have become aware of the dire necessity of World Federation of Nations. ऑयल क्राइसिस होती है, पावर शॉर्टेज होता है, मास डिस्ट्रक्शन थ्रू वर्ल्ड, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस में एक नया ही तहसीब अब आ गई है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मसाइल, लेकिन हीगल का जो अपना टाइम था, it was not ripe yet for him to think of World Federation of Nations. Probably why he stopped at nation. Hegel saw only this much, that through clash of ideals and ideologies among national spirits, the world spirit will fulfill itself. But even if World Federation becomes an accomplished fact, the further march of world spirit will not cease. The World Federation will continue to be as finite as national states are. अब देखते हैं आगे। अभी तक हमने क्या देखा? हमने एब्सोल्यूट स्प्रिट का डायलेक्टिक मार्च देखा, ऑब्जेक्टिव स्प्रिट से जिसमें एब्स्ट्रैक्ट राइट, मोरालिटी और सोशल एथिक्स आए। अब ये क्या करेगा? अब वर्ल्ड स्प्रिट को इससे भी आगे निकलना है। इट हैज़ टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ एज द एब्सोल्यूट स्प्रिट विच इट इज़। अब इसने ये स्टेट लेवल पे ही आ गया बस।
अब इसको फुल सेल्फ कॉन्शियसनेस पे पहुंचना है। और ऑब्वियसली फिर से ये रिमाइंडर है बस आपके लिए कि एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ इटसेल्फ इज द सेम एज मैंस नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। इंसान को अगर एब्सोल्यूट के बारे में पता चल गई, दैट मींस एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट के बारे में पता चल गया। आफ्टर ऑल हेगल का जो एब्सोल्यूट है ये कोई फर्श अर्श पे तो नहीं है, ये यही है जो है। इट्स नॉट बियॉन्ड द स्काई, इट इज विद इन आवर एक्सपीरियंस। एब्सोल्यूट इज ओमनी प्रेजेंट, इट एग्जिस्ट्स इन ऑल स्पिरिट्स। तो अगर हम में से भी किसी को पता चल गया एब्सोल्यूट के बारे में पूरा, दैट मींस एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट के बारे में पता चल गई। गॉड्स ओन नॉलेज इज मैंस नॉलेज ऑफ गॉड। Hence, the absolute spirit becomes self-consciousness as human beings when they apprehend the absolute. अब ये कैसे होगा? इसका भी ट्रायड है, इसका बड़ा खूबसूरत ट्रायड है। आर्ट, आर्ट से निकलेगा रिलीजन, और दोनों मिलके फिर फाइनली फिलॉसफी में कल्मिनेट होंगे। ये जो आर्ट, रिलीजन और फिलॉसफी है, इसमें एब्सोल्यूट एक्चुअलाइजेस इटसेल्फ इन फाइनाइट स्पिरिट्स एज थॉट बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। अब ये आर्ट जो है, इसमें एब्सोल्यूट खुद को एप्रीहेंड कैसे करता है? अंडर द सेंशुअस फॉर्म ऑफ ब्यूटी। रिलीजन में इन द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ इमेज थिंकिंग। फिलॉसफी में इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, दैट इज कंसेप्चुअली। आर्ट क्या है? आर्ट इज द एप्रीहेंशन ऑफ इनफाइनाइट थ्रू इट इज सेंशुअस वेल। The moments of art are to be evaluated in terms of intermixture of the sensuous element with the ideal content. हेगल इसमें भी कहते हैं ये जो आर्ट वाली दुनिया है, इसके अंदर भी एक ट्रायड है। हर एक चीज़ ट्रायड्स में चलती है हेगल के यहाँ, डायलेक्टिक है सब कुछ। तो क्या हुआ? पहले सिंबॉलिक था, फिर क्लासिकल, फिर दोनों का मर्जर हुआ रोमांटिक में, फिर इन तीनों का जो सिंथेसिस था फाइनली उससे रिलीजन, रिलीजन और उसका सिंथेसिस उससे फिलॉसफी। सो देयर मस्ट बी दैट हायरार्की आपके दिमाग में बन गई होगी। सिंबॉलिक आर्ट क्या है? सिंबॉलिक आर्ट में एब्सोल्यूट डज नॉट शाइन थ्रू द सेंशुअस वेल। ये कहाँ पे दिखेगा आपको? ये आपको दिखेगा इजिप्ट के आर्ट में, एंशिएंट इजिप्ट के आर्ट में। आर्किटेक्चर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेंशुअस मैटर ओवरवेल्म्स द स्पिरिट्स मैनिफेस्टेशन with the result that the infinite is expressed ambiguously and mysteriously. इसकी एग्जाम्पल है स्फिंक्स। इट्स अ सिंबल ऑफ सिंबॉलिक आर्ट, एक मिस्टीरियसली एम्बिगुअसली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। फिर क्या होता है? क्लासिकल आर्ट। यहाँ पे एक हार्मोनियस यूनिटी है सेंशुअस और स्पिरिचुअल की। और बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ग्रीक स्कल्पचर्स, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी को यूज किया जाता है, which embodies a perfect union of matter and spirit. As unity is the true expression of the spirit, so through sculpture, the classical art not only suggests but truly expresses the infinite. लेकिन स्पिरिट का फ्री एक्सप्रेशन इसमें भी पूरी तरह पॉसिबल नहीं है। तो हम अब स्कल्पचर को भी तोड़ के आगे निकल जाएंगे। दैट इज द रोमांटिक आर्ट, जहाँ पे अल्फाजों का इस्तेमाल होगा इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। इसमें आपको दिखेगा द मोमेंट, द कॉन्फ्लिक्ट एंड द ट्रायम्फ ऑफ इनफाइनाइट। However, poetry, through its medium of words, finds even imagery as inadequate for the fullest expression. ये इमेजरी का इस्तेमाल करके भी पोइट्री फुल फ्लेजेड रियलिटी को ग्रास्प नहीं कर सकती। देन इट लीव्स वे फॉर समथिंग जो और ज़्यादा एनकम्पासिंग है, दैट इज रिलीजन, जहाँ पे एब्सोल्यूट कैन बी बेटर एप्रहेंडेड देन इवन इन आर्ट। अब रिलीजन भी अपना डायलेक्टिक चलाएगा, इसमें भी 3 स्टेप्स होंगे। सो रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट इन पिक्टोरियल थिंकिंग,
which in contemporary theology will be called mythological thinking. अब रिलीजन डेवलप करेगा mythologies to explain the world. यहाँ पे भी 3 फेजेस है। पहला नेचर रिलीजन, ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल टर्म्स है हेगल के लिए। आप इससे वो नेचुरल रिलीजन ना समझे, वो प्रिमिटिव वर्शिप ऑफ ट्रीज वगैरह, नो। नेचर रिलीजन, फिर रिलीजन ऑफ स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी एंड एब्सोल्यूट रिलीजन। नेचर रिलीजन से बाय नेचुरल nature religion, Hegel does not mean naturalism, nor even religion guided by natural light in man. ना, nature religion का मतलब है that religion in which spirit has not gained full mastery over nature, जहाँ पे object of worship is called deity and is conceived as less than the spirit. ये है इसका मतलब, where the deity is lesser than the spirit itself. और इस हेडिंग में वो इंक्लूड करते हैं कि फर्दर इसमें 3 हैं जो डेवलप हुए, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड इन दोनों का मर्जर ज़ोरास्ट्रियनिज्म। हिंदुइज्म से बुद्धिज्म निकला, दोनों का मर्ज हुआ ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, जिसमें आपको थोड़ी सी हिंट ऑफ वो स्पिरिट की लाइट आपको दिख जाएगी। फिर क्या हुआ, फिर इंसान इससे आगे बढ़ा, देयर इज अ वर्शिप ऑफ ए पर्सनल गॉड आफ्टर दिस। लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलीजन फॉर हेगल इज क्रिश्चियनिटी, where the absolute spirit is perfectly expressed in the image, that is mythology, of God man called Jesus Christ. However, only thought can be true witness of spirit. अभी भी इसमें images हैं, तो इस वजह से religion gives way to philosophy. Philosophy alone can represent spirit most adequately. तो हेगल के लिए philosophy is the science of necessary thoughts, उनके essential connections, जिससे एक सिस्टम बनेगा, द नॉलेज ऑफ व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज इटर्नल, व्हाट इज इम्पेरिशेबल। तो फिलॉसफी वुड बी द फाइनल एंड ऑफ ऑल थिंग्स, एंड फिलॉसफी से हीगल मीन्स कि मैं जो अब बता रहा हूँ, दिस इज वेयर एब्सोल्यूट स्पिरिट रियलाइज्ड एवरीथिंग, because this was the culmination, this is what humans needed to know. And why did they need to know? Because absolute spirit wanted to know it. तो डायलेक्टिक एडवांस में पहली कैटेगरी इज ऑलवेज देयर इन द लास्ट कैटेगरी। तो ऑल फिलोसॉफिकल ट्रूथ इज एक्चुअली वन, जो खुद को धीरे धीरे अनफोल्ड किया, स्लोली अनफोल्ड किया, ग्रेजुअली अनफोल्ड किया, फ्रॉम थेल्स टू हीगल। थेल्स ने गलत नहीं बोला था कुछ, सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, थीसिस एंटीथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस चलता गया। In the beginning, philosophy was the poorest, most abstract, indistinct thought, and recent philosophy is the most concrete, the deepest of thought. Hegel लिखते हैं, and I quote, "In this latest philosophy, all that appears at first as past must be preserved and contained. It must be a mirror of entire history of philosophy." और आपने ये देखा भी, हेगल के अंदर सारा फलसफा है। हमने सारे फिलोसफर्स को लगभग कोट किया जब हम हेगल को समझने की कोशिश कर रहे थे। हेगल फिलॉसफी को कंसिडर करते हैं एज द कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज, और ही विद सम जस्टिफिकेशन ही कैन कॉल हिज ओन फिलॉसफी एज द फाइनल फ्रूट, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड ही नहीं, ही प्रिजर्व्ड ऑल दैट वाज बेस्ट इन लिविंग इन प्लेटो, एरिस्टोटल, Spinoza, Leibniz, Kant, Schelling, everyone. And he could imagine his evaluation to be sound because it was based on the irrefutable dialectic method. But a philosophy which is based on dialectic advance cannot claim finality. What he did, its very truth implies that it is a course, and in due course, dust would settle even on its achievements. And that happened with time. With that, we'll conclude Hegelian thought. इस बुक में इसके बाद ब्रैडली भी डिस्कस हुए हैं, लेकिन हम उनको स्किप करेंगे। वी विल मूव टू द क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म बाय
more. सो हमने ये किताब शुरू की थी आज से 36 सेशंस बिफोर, और हमने इसमें स्किप भी बहुत कुछ किया। ट्रू, हमने इसको कवर टू कवर नहीं पढ़ा, लेकिन हमने दूसरे टेक्स्ट्स पढ़े बीच बीच में, तो सो वी हैव फिनिश्ड वन मोर book, so we can pat our backs.